नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर श्वेता हिंगवासिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएलबी गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल, आप सभी का एमपी हायर एजुकेशन के ई कंटेंट मॉड्यूल में स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अल्ट्रावायलेट विजिबल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परावैज्ञानिक दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह टॉपिक हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट ए में हम रिकैप्चुलेशन पुनरावृत्ति देखेंगे, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार देखेंगे, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के बारे में जानेंगे एवं लैम्बर्ट बियर का नियम पढ़ेंगे। छात्रों, इंद्रधनुष किस किस ने देखा है? बताइए, इंद्रधनुष किस किस ने देखा है? कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के। वह आपको मेरी स्लाइड में भी दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से रंग होते हैं छात्रों? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी इंद्रधनुष को अगर हम स्टडी करते हैं तो वह स्टडी कहलाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य होने वाले इंटरेक्शन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी प्रकार की होती हैं। छात्रों, इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, वह हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। और इन्हीं सभी प्रकारों में से आज हम एक प्रकार की स्टडी करने वाले हैं, वह है अल्ट्रावायलेट और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परावैज्ञानिक दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह तो हमें अपने नाम से ही अपने बारे में सब कुछ बता रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि छात्रों, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन देखिए ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है। हमारा इलेक्ट्रॉन निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ मूव करता है। इस कारण से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। परंतु इसे हम परावैज्ञानिक और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं? इसीलिए इसे कहा जाता है, इस रीजन में यह स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें प्राप्त होती है। कौन कौन से रीजन होते हैं इसके छात्रों? इसके 3 रीजन होते हैं। पहला है फार एंड वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, जो 10 से 200 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्टडीज हम वैक्यूम कंडीशंस में करते हैं। यदि हमने वैक्यूम कंडीशन नहीं लिया तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी स्टडीज सही तरह से नहीं हो पाती हैं। दूसरा हमारा रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन, जो हमें प्राप्त होता है 200 से 400 के मध्य। और सबसे लास्ट रीजन है हमारा विजिबल रीजन, जो हमें प्राप्त होता है 400 से 800 नैनोमीटर के मध्य। छात्रों, इनकी रेंज याद करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आगे चल के फर्दर स्टडीज में भी हमको हेल्प करेंगे। चलिए छात्रों, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार जानने से पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानना होगा। क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? क्या कहती है? यह कहती है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। चलिए हम थोड़ा स्क्रीन पर देखते हैं। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल छात्रों मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है और एक कहलाता है प्रतिआबंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी छात्रों कम है वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी अधिक है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इन्हीं के ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं हमें। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग एंड एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। चलिए हम देखते हैं। इस ग्राफ में आप देखिए हमें 2 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और तीसरा हमें दिखाई दे रहा है नॉन बॉन्डिंग।
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो आप जानते हैं, नॉन बॉन्डिंग वह हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाता है, तब इस प्रकार के संक्रमण को हम बोलते हैं सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। इस प्रकार का संक्रमण हमें संतृप्त समूह यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में मिलता है। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं छात्रों? जो जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, और इनके उदाहरण हैं एल्केन्स। इसमें सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप खुद देख रहे होंगे कि इसमें सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाने के लिए हमें सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। दूसरा है हमारा एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यह संक्रमण भी हमें संतृप्त समूह अर्थात सैचुरेटेड कंपाउंड में मिलता है, परंतु इसकी एक शर्त है छात्रों, इसमें एक हेटेरो एटम भी होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो हेटेरो एटम हो सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर। तीसरा है हमारा पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव करता है। इस प्रकार के संक्रमण हमें असंतृप्त समूह अर्थात जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनके उदाहरण हैं एल्कीन्स एवं एल्काइंस। इनके उदाहरण देखिए, एल्कीन्स एवं एल्काइंस। और सबसे आखिरी हमारा है एन से पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव करता है। इस प्रकार के संक्रमण हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ भी एक शर्त है, हेटेरो एटम होना चाहिए जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इस प्रकार के संक्रमण हमें कार्बोनिल ग्रुप में अधिकतर दिखाई देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इन्हीं संक्रमणों के ऊर्जा क्रम। यह हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा है कि सबसे अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को, उसके बाद एनर्जी एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को, फिर पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, और इसके बाद एन से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यदि हम संक्षेप में देखें तो हम क्या पा रहे हैं कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग को सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता। क्रोमोफोर एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा एवं फोरस। क्रोमा का अर्थ क्या है? कलर, रंग, और फोरस बियरर, कैरियर यानी उसको धारण करने वाले। तो क्रोमोफोर की हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? क्रोमोफोर वह असंतृप्त समूह यानी अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिन कंपाउंड में क्रोमोफोर जुड़ते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्रोमोजेन कहते हैं। और हम क्रोमोफोर के अगर एग्जाम्पल देखें तो असंतृप्त समूह चाहिए हमें, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रो ग्रुप चाहिए इसमें हमें, एवं कार्बोनिल ग्रुप। छात्रों, इस एक डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी पत्ती का रंग हमें हरा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी विजिबल लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, परंतु जब वह रंग इस पत्ती पे पड़ रहे हैं तो ये सभी रंगों को तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, केवल हरे रंग को ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिस कारण से हमारी आंखों को वह पत्ती का रंग हरा दिखाई दे रहा है। क्रोमोफोर के प्रकार। क्रोमोफोर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, यानी ऐसे क्रोमोफोर जिन्हें अन्य किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल खुद ही कलर को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम होते हैं। डिपेंडेंट क्रोमोफोर। डिपेंडेंट क्रोमोफोर वह क्रोमोफोर हैं जिन्हें एक से अधिक क्रोमोफोर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एसीटोन। एसीटोन में आप देखिए एक ही कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है, इस कारण से छात्रों यह कलरलेस है। परंतु यदि हम इसमें 2 कीटोन ग्रुप दे देते हैं, 2
तब यह हो जाता है डाइएसिटाइल। इस कारण से इसका रंग बन जाता है पीला, यानी येलो कलर हमें यह दिखाई देने लगता है। तीसरा हमारा क्रोमोफोर है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग क्रोमोफोर, अर्थात इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? सी डबल बॉन्ड में और सी ट्रिपल बॉन्ड में, यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में। उसके बाद हमारा चौथा ग्रुप है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। इसमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप, नाइट्रेट ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एवं नाइट्राइट ग्रुप। अब छात्रों, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वह है ऑक्सोक्रोम। क्या है ऑक्सोक्रोम? ऑक्सोक्रोम एक कलर एनहेंसिंग ग्रुप है। यह क्या करता है? ये यदि वैसे तो ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, परंतु यदि ये क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, उसके रंग को गहरा कर देता है। इसके उदाहरण हैं OH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, NH2 ग्रुप। यह दो प्रकार का होते हैं, एक होते हैं एसिडिक ऑक्सोक्रोम, एक होते हैं बेसिक ऑक्सोक्रोम। एसिडिक ऑक्सोक्रोम के उदाहरण हैं एल्कोहलिक ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, और बेसिक ऑक्सोक्रोम के उदाहरण हैं NH2, NHR एंड NR2। चलिए अब हम देखते हैं अबसॉर्प्शन नियम। अबसॉर्प्शन नियम लैम्बर्ट बियर का नियम। लैम्बर्ट बियर के नियम दो नियमों से मिलकर बना है, लैम्बर्ट का नियम एवं बियर का नियम। सबसे पहले हम देखते हैं लैम्बर्ट का नियम। क्या कहा लैम्बर्ट ने? जब कभी एक वर्णीय प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजरता है तब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाइट घट जाती है विथ थिकनेस के साथ, जो कि समानुपाती होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। चलिए हम देखते हैं इस इक्वेशन द्वारा। यह इक्वेशन हमें क्या समझा रही है कि जब घट जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसके साथ? विथ थिकनेस। एल को हम थिकनेस से प्रदर्शित कर रहे हैं, आई नॉट को हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब वह समानुपाती होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यह हमें बताया लैम्बर्ट ने। बियर का नियम भी लैम्बर्ट के नियम ही जैसा है, परंतु यह नियम सॉल्यूशंस के लिए है, विलयन के लिए है। इनने भी कहा जब एक वर्णीय प्रकाश विलयन से गुजरता है तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट जाती है, यानी माइनस DI0 हो जाता है विथ थिकनेस DL के साथ, परंतु वह समानुपाती होता है कंसंट्रेशन के, यानी कि सांद्रता के। यह देखिए छात्रों, सेम वही इक्वेशन है, माइनस DI0 अपॉन DL, जो कि समानुपाती है कंसंट्रेशन C के। और C क्या है? C है मोलर सांद्रता। चलिए अब हम इन दोनों नियमों को मिलाते हैं। क्या था हमारा लैम्बर्ट का नियम? माइनस DI0 अपॉन DL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0। और बियर का नियम क्या था? DI0 अपॉन DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और यदि हम इन दोनों इक्वेशनों को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यह इक्वेशन प्राप्त होती है, माइनस DI0 अपॉन DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 और C के। और आप जानते हो समानुपाती का यदि हम निशान हटाते हैं तब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं इज इक्वल टू के निशान के साथ। इस इक्वेशन को जब हम अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? DI0 अपॉन I0 इज इक्वल टू KCDL। और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन दो लिमिट के साथ। अपर लिमिट लेंगे हम I और लोअर लिमिट लेंगे हम I0। उसी प्रकार DL में हम अपर लिमिट लेंगे L और लोअर लिमिट लेंगे हम 0। तब छात्रों हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी
log I minus log I0 is equal to KCl minus 0। यदि हम इसे लिखते हैं तो हम कैसे लिख पाएंगे? माइनस log I अपॉन I0 इज इक्वल टू KCl। माइनस का निशान हटाने के लिए हम इसे रिवर्स कर देंगे, यानी अब यह हमारा बन जाएगा log I0 अपॉन I इज इक्वल टू KCl। यदि हम इसे log 10 के बेस में लेंगे तो हम 2.303 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2.303 को हम राइट हैंड की तरफ ले आएंगे, तब हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होगा k अपॉन 2.303, जिसे हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से। तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? log 10 का बेस I0 अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, जिसे हम क्या बना लेंगे? log 10 का बेस I0 अपॉन I होता है A, जो कि बराबर है एप्सिलॉन CL के। A क्या है छात्रों? A है एब्जॉर्बेंस यानी अवशोषण। एप्सिलॉन अभी बताऊंगी मैं आपको। C आप सभी जानते हैं सांद्रता है, और L है हमारी लंबाई। एप्सिलॉन क्या है छात्रों? देखिए आप इस स्लाइड में, एप्सिलॉन है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट होती है लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्बर्ट-बियर लॉ में यदि हम अवशोषण और कंसंट्रेशन के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। चलिए अब हम देखते हैं लैम्बर्ट-बियर नियम की सीमाएं। लैम्बर्ट-बियर नियम की सीमाएं क्या हैं? सबसे पहले हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ये केवल किस प्रकाश में कार्य करेगा? ये केवल एक वर्णीय प्रकाश में ही कार्य करता है। दूसरा, इसकी सीमा यह है कि इसे केवल तनु विलयनों में ही किया जा सकता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। उसी प्रकार एब्जॉर्बेंस यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए आवश्यक है ट्रांसमिटेंस को पढ़ना। क्या है एब्जॉर्बेंस? ट्रांसमिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी A इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अगर A हमारा क्या है? I0 अपॉन I है, तो ट्रांसमिटेंस इसके रिवर्स हो जाएगा I अपॉन I0। तब हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? यह रेशो है ट्रांसमिटेड लाइट का और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का। ट्रांसमिटेड लाइट को हम I से शो करते हैं, और अभी तक हम देखते आ रहे हैं इंसिडेंट लाइट को हम I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसी को यदि हम एब्जॉर्बेंस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तब हम देखते हैं कि एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या है छात्रों? एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू log 10 का बेस I0 अपॉन I। तब हम इसमें ट्रांसमिटेंस रख दें, तब 1 अपॉन टी हो जाएगा। 1 अपॉन टी को हम माइनस साइन के साथ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अवशोषण शिफ्ट। दो प्रकार की अवशोषण शिफ्ट होती हैं। पहली है बेथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, दूसरी है हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। बेथोक्रोमिक और लाल शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक और नीली शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट ये वह प्रभाव है जिसमें हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हायर वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर यानी लंबी तरंग की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह 3 कारणों से होता है। पहला कारण है यदि हम उसमें कोई ऑक्सोक्रोम ऐड कर दें। उदाहरण के लिए यह एग्जाम्पल है बेंजीन का, और यह एग्जाम्पल है एनिलीन का। बेंजीन के एग्जाम्पल में देखिए, जब बेंजीन है तब हम लैम्डा मैक्स 256 नैनोमीटर पाते हैं, परंतु
जैसे ही NH2 ग्रुप उसमें जुड़ जाता है तो हम क्या देख रहे हैं, उसकी वेवलेंथ यकायक बढ़ जाती है और 280 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से एडिशन ऑफ रिएजेंट, किसी भी रिएजेंट को हम उसमें जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल लिया फिनॉल का। फिनॉल का लैम्डा मैक्स हमें 270 नैनोमीटर मिल रहा है, परंतु यदि हम उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन का लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है, जो हो जाता है 287 नैनोमीटर। तीसरा हमारा कारण है पोलैरिटी को घटा देना। इसका उदाहरण मैंने लिया है एसीटोन से। एसीटोन पानी के साथ तो हमें लैम्डा मैक्स 265 नैनोमीटर दे रहा है, परंतु यदि हेक्सेन में देखें तो उसका नैनोमीटर कितना अधिक हो गया है, 279 नैनोमीटर हो जाता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, ये वह इफेक्ट है जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ा देता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या कर रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ा देगा। इसके भी कई कारण होंगे। सबसे पहला कारण देख लेते हैं, वही है ऑक्सोक्रोम को जोड़िए। कौन सा ऑक्सोक्रोम जोड़ेंगे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये एल्डिहाइड का, तब तुम लोग लैम्डा मैक्स कितना देख रहे हो, 293 नैनोमीटर, परंतु यदि इस H को हम रिप्लेस कर देते हैं Cl से, यानी अब बन जाता है ये एसिटाइल क्लोराइड, तब तुम लैम्डा मैक्स कितना पा रहे हो, घट गया है लैम्डा मैक्स 235 नैनोमीटर। उसी H को रिप्लेस कर दिया NH2 से, तब तो लैम्डा मैक्स और अधिक घट गया, 214 नैनोमीटर ही रह गया। और उस H को अगर हमने रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, तब हमारा लैम्डा मैक्स 204 नैनोमीटर तक पहुंच चुका है। देखिए 293 से कितना पहुंच चुका है लैम्डा मैक्स, 204 नैनोमीटर की ओर पहुंच चुका है। उसी प्रकार दूसरा भी वही कॉमन है रीजन, रिएजेंट जोड़ना। जैसे कि एनिलीन, एनिलीन में अगर हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तो एनिलियम आयन बनता है, तब लैम्डा मैक्स 280 से 254 नैनोमीटर तक घट जाता है। तीसरा है, जैसा हमने उसमें देखा था डिक्रीज इन पोलैरिटी, उसी प्रकार हम इसमें देख रहे हैं इंक्रीज इन पोलैरिटी। सेम एग्जांपल लिया हमने एसीटोन का, पानी के साथ और हेक्सेन के साथ। यहाँ देखिए हेक्सेन के साथ अधिक है, परंतु पानी के साथ वह हमें कम लैम्डा मैक्स दे रहा है, 279 से 265 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे लास्ट है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चर में हम थोड़ा बहुत चेंज कर दें। जैसे हमने देखा एनोन्स में, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप लगा देते हैं, हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप लगा देते हैं, तो हम क्या पा रहे हैं कि हमारा लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर से 270 नैनोमीटर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आपने इस पार्ट ए में क्या सीखा। हम आ गए हैं अब क्विज टाइम पर। मेरा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, सबसे अधिक ऊर्जा वाला संक्रमण में से कौन सा है? क्या वह N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, कि पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग है, कि N से पाई एंटी बॉन्डिंग है, कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है? बताओ छात्रों, यह एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसका आसानी से उत्तर दे देंगे। बिल्कुल सही छात्रों, यह है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। याद कीजिए जब हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़े थे तो हमने क्या देखा था, सबसे अधिक ऊर्जा होती है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की, उसके बाद N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग,
और सबसे कम ऊर्जा होती है N से पाई एंटी बॉन्डिंग की। और यहाँ हमने आपसे पूछा था सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, सबसे अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट किसको है, तो आपने हमें बताया सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। चलिए मेरा दूसरा प्रश्न है, बताइए अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग रेंज क्या है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कार्यशील सीमा क्या है, बताइए छात्रों। क्या वह 200 से 800 नैनोमीटर है, कि 200 से 400 नैनोमीटर है, 400 से 600 नैनोमीटर है, कि 600 से 800 नैनोमीटर है? बताइए इसका क्या उत्तर होगा। यह एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको सबसे 5वीं स्लाइड में ये बताया था, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही छात्रों, इसका उत्तर है 200 से 800 नैनोमीटर। मेरा नेक्स्ट प्रश्न एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड, कौन सा ग्रुप क्रोमोफोर नहीं है, क्रोमोफोर नहीं है। क्या वह C डबल बॉन्ड C है, क्या वो N डबल बॉन्ड N है, क्या वो C डबल बॉन्ड O है, क्या वो C सिंगल बॉन्ड OH है। बताइए छात्रों इसका क्या उत्तर होगा, सोचिए थोड़ा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है C सिंगल बॉन्ड OH। याद करिए छात्रों, जब हम क्रोमोफोर पढ़ रहे थे तो सबसे पहली लाइन थी वह अनसैचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए, असंतृप्त समूह होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड हो, और हमारे इन तीनों में तो डबल बॉन्ड था परंतु चौथे में डबल बॉन्ड नहीं था। इस कारण से यह कभी क्रोमोफोर नहीं हो सकता। चलिए छात्रों, अब हम आ गए हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी शिफ्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विषय में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और वेवलेंथ को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग देखेंगे। इंटेंसिटी शिफ्ट दो प्रकार के होते हैं, इंटेंसिटी शिफ्ट हाइपरक्रोमिक एवं हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक में हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यानी एप्सिलॉन मैक्स बढ़ जाता है, और हाइपोक्रोमिक में हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम घट जाता है। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। यह देखिए उदाहरण, एप्सिलॉन मैक्स पिरिडिन का 2750 है, और वहीं हम 2 मिथाइल पिरिडिन की तरफ जाते हैं तो वह बढ़ जाता है 3560 हो जाता है। उसी प्रकार हम हाइपोक्रोमिक में अगर यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं एनिलीन और बेंजीन के, तो देखिए एनिलीन का एप्सिलॉन मैक्स कितना अधिक है 1430, परंतु जैसे वो बेंजीन बनता है तो एप्सिलॉन मैक्स कितना अधिक घट गया है, 200 तक पहुंच चुका है। चलिए हम ग्राफ के द्वारा इसको हम अच्छे से समझते हैं। ग्राफ प्लॉट किया गया है वेवलेंथ और एप्सिलॉन के मध्य, और ये देखिए यदि वेवलेंथ बढ़ रही है, हमने देखा था अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो हमें किस प्रकार का शिफ्ट प्राप्त होता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। यदि वेवलेंथ घटती है तो हमें शिफ्ट प्राप्त होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यदि एप्सिलॉन बढ़ता है तो हाइपरक्रोमिक, और यदि एप्सिलॉन आपका घट जाता है तो हमें प्राप्त होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, उपकरण की। इसे मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता ली जाती है, जिसके 4 भाग होते हैं। पहला है सोर्स, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट देखते हैं। दूसरा है मोनोक्रोमेटर, तीसरा है सैंपल सेल और कंटेनर, और चौथा है डिटेक्टर। चलिए हम देखते हैं हमें इसमें किस प्रकार के सोर्स की आवश्यकता होती है। वो हमें आवश्यकता होती है अल्ट्रावायलेट और विजिबल सोर्स की। अल्ट्रावायलेट के लिए हम ड्यूटेरियम लैंप या हाइड्रोजन लैंप यूज़ कर सकते हैं। विजिबल के लिए हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज़ करते हैं, परंतु यदि हमें रेंज, दोनों ही रेंज की आवश्यकता होती है, तब उस केस में हम ज़ीनॉन डिस्चार्ज लैंप यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटर कई भागों से मिलकर बना होता है। पहला है एंट्रेंस स्लिट, इससे हमारी रेडिएशन अंदर की ओर प्रवेश करती है। फिर होते हैं इसमें
कॉलीमेटिंग लेंसेज जो रेडिएशन को प्रिज्म या ग्रेटिंग की ओर फोकस कर देते हैं। प्रिज्म और ग्रेटिंग का क्या कार्य है? प्रिज्म और ग्रेटिंग का कार्य है लाइट को कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइट्स में या रेडिएशन को कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन में तोड़ना। जैसे हमने देखा कि दृश्य लाइट यानी विजिबल लाइट कई रंगों में टूट जाती है, उसी प्रकार प्रिज्म उसे कई रंगों में तोड़ देता है। जो पानी की बूंदें इंद्रधनुष के समय कार्य कर रही थी, वही यहाँ पे कार्य के लिए हमें एक फिजिकल प्रिज्म की आवश्यकता होती है। और कभी कभी प्रिज्म की जगह पर हम ग्रेटिंग का भी यूज कर लेते हैं। फिर है सबसे लास्ट में इसमें एग्जिट स्लिट। एग्जिट स्लिट एक सेलेक्टर के समान कार्य करता है। जिस रंग की रेडिएशन या जिस रेंज की रेडिएशन की हमें आवश्यकता होती है, केवल एग्जिट स्लिट उसी रेडिएशन को अपने अंदर से पास ऑन कर देता है। फिर वह रेडिएशन पहुंचती है हमारे सैंपल सेल की ओर। सैंपल सेल में एक कंटेनर होता है, जिस कंटेनर को हम बोलते हैं क्यूबिट्स। यह क्यूबिट ग्लास के या कॉर्ड्स के बने होते हैं, परंतु ग्लास के क्यूबिट इसलिए यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि वह अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए अधिकतर हम क्वार्ट्ज के क्यूबिट को ही यूज करते हैं, जो कि फ्यूज सिलिका द्वारा बने रहते हैं। और सबसे आखिरी में हमारे डिटेक्टर। 3 प्रकार के डिटेक्टर मुख्यतः स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज किए जाते हैं। पहला है फोटोडायोड एरे और डायोड एरे डिटेक्टर, चार्ज्ड कपल डिटेक्टर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इन तीनों डिटेक्टर में से किसी भी एक डिटेक्टर को हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। 2 प्रकार के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसमें यूज किए जाते हैं, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इनके मध्य क्या अंतर रहता है? इनके मध्य यह अंतर है कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट केवल सैंपल सेल से ही पास होती है, परंतु डबल बीम में लाइट सैंपल सेल और रेफरेंस सेल से भी पास होती है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह देखिए हमारा लाइट सोर्स है। यह अल्ट्रावायलेट या विजिबल किसी भी प्रकार से हो सकता है। इंट्रास्लेट पूरी की पूरी लाइट को भेज रही है। यहाँ पर प्रिज्म उस लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और एग्जिट स्लिट स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही पास करती है। कहाँ से? सैंपल सेल से। सैंपल किस में रखा रहता है? सैंपल एक क्वार्ट्ज के क्यूबिट में रखा रहता है। उसके बाद उस लाइट को कौन डिटेक्ट कर लेता है? इस लाइट को डिटेक्ट करता है डिटेक्टर, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हमें रिजल्ट शो कर देता है। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या खास बात है? इसमें हमें क्या मिलता है? सैंपल सेल रखने की भी जगह है, रेफरेंस सेल रखने की भी इसमें जगह है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। यह देखिए लाइट कहाँ से मूव कर रही है? इंट्रेंस स्लिट में। यहाँ रखा है प्रिज्म या ग्रेटिंग, जो कि लाइट को अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट यहाँ से पास होती है, परंतु यहाँ एक और नई चीज रहती है, बीम स्प्लिटर, जो हमारी लाइट को 2 भागों में तोड़ देता है। एक भाग जाता है रेफरेंस सेल की तरफ और एक भाग जाता है सैंपल सेल की तरफ। अब काम आता है फोटो डिटेक्टर का, जो कि इनकी रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं और भेज देते हैं रीड आउट डिवाइस की ओर। रीड आउट डिवाइस हमें ग्राफ के रूप में वह रीडिंग प्रदान कर देता है। किस रूप में हमें यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है? हमें ग्राफ के रूप में रीडिंग मिल जाती है। चलिए छात्रों, अब आ गया है चयन नियम, सिलेक्शन रूल। जब कभी किसी मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ती है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर संक्रमण हो ही हो। इसके लिए बनाए गए हैं चयन नियम। चयन नियम पढ़ने से पहले हम एक सिंपल कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर।
4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। कौन कौन सी? पहली है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है दिगांशी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरी है चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और सबसे लास्ट वाली होती है चक्रण यानी स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हमें 2 क्वांटम संख्याएं आवश्यक रूप से हमें ध्यान में देना होगी। पहली एजीम्यूथल क्वांटम संख्या और दूसरी स्पिन क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल क्वांटम संख्या क्या बताती है? यह हमें ऑर्बिटल के बारे में बताती है। यदि इसका उत्तर 0 होता है तो इसका मतलब है किस प्रकार का ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। यदि इसका उत्तर 1 है तो ऑर्बिटल है पी। यदि इसका उत्तर 2 है तो ऑर्बिटल है डी। और यदि इसका उत्तर 3 है तो ऑर्बिटल है एफ। उसी प्रकार से स्पिन क्वांटम संख्या में हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है, वे क्लॉकवाइज हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हैं। अगर वे क्लॉकवाइज हैं तो हम उसे +½ से प्रदर्शित करते हैं। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज हैं तो उसे -½ से हम प्रदर्शित करते हैं। यह समझने के लिए हमें 2 स्टेट समझना होगी। चलिए वो देखते हैं। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में है और वह एक्साइटेड स्टेट में अपने स्पिन को नहीं चेंज करता है, तब इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी। इसकी यहाँ पर वैल्यू है +½ और इसकी वैल्यू है -½ तो टोटल स्पिन कितनी होगी? +½ और -½ कितना होता है बताइए? 0 होता है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम इसकी कितनी निकालेंगे? 2s + 1 यानी 2 × 0 + 1 अर्थात उत्तर निकला हमारा कितना? 1। और 1 का अर्थ होता है ये कौन सी स्टेट है? सिंगलेट स्टेट। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को बदल देता है, यदि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को बदल देता है, यहाँ पर वह +½ कंडीशन में है और यहाँ पर भी वह +½ कंडीशन में है, तब इसकी टोटल स्पिन कितनी काउंट होगी बच्चों? +½ +½ 1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2s + 1 कितनी होगी? 3। यानी कि इस प्रकार की अवस्था को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट स्टेट। ये कहलाती है यदि हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 निकलती है तो उस प्रकार की स्टेट कहलाती है सिंगलेट स्टेट। यदि हमारी मल्टीप्लिसिटी 3 निकलती है उस प्रकार की स्टेट कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट। अब इससे हम देखते हैं चयन नियम के बारे में। सबसे पहला चयन नियम कहता है कि हमारा स्पिन हमेशा कैसी होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसी कंडीशन में हमारा जो संक्रमण है वह अलाउड होता है। यदि हमारी स्पिन 0 नहीं होगी तब हमारा संक्रमण फॉरबिडन हो जाएगा। फॉरबिडन का अर्थ होता है नॉट अलाउड, नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ΔS 0 होना चाहिए। सिंगलेट की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि वह सिंगलेट या सिंगलेट कंडीशन होना चाहिए, यानी 1 - 1 = 0। या ट्रिपलेट ट्रांजिशंस होना चाहिए, यानी 3 - 3 0। लेकिन वह कभी सिंगलेट ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए, यानी 1 - 3 = -2 नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का संक्रमण होता है तो वह नॉट अलाउड होता है, वह फॉरबिडन होता है। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बताती है जो हमेशा +1 या -1 होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन S से P की तरफ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन P से D की तरफ जा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन कभी भी S से D ऑर्बिटल की तरफ नहीं जा सकता है। यह कंडीशन हमेशा इस प्रकार के ट्रांजिशन कैसे रहेंगे? फॉरबिडन रहेंगे, नॉट अलाउड रहेंगे। तीसरी हमारी कंडीशन सिमेट्री के बारे में बताती है। सिमेट्री कहती है, सिमेट्री समझने के लिए हम जिरेट और अनजिरेट के बारे में देखेंगे। जिरेट हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताता है और अनजिरेट में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है।
तो सेंटर ऑफ सिमेट्री किस ऑर्बिटल में होती है? एस और डी में। और पी और एफ में, पी और एफ अनजिरेड होते हैं, एस और डी जिरेड होते हैं, पी और एफ अनजिरेड होते हैं। तो हमेशा ट्रांजिशन जिरेड से अनजिरेड में होगा, यानी कि एस से पी की तरफ होगा। कभी भी ट्रांजिशन जिरेड से जिरेड या अनजिरेड से अनजिरेड नहीं होगा। इस प्रकार के ट्रांजिशंस कैसे होंगे? नहीं होंगे, समरूपता उनमें दिखाई। अगर समरूपता नहीं है, अलग अलग समरूपता है, तो उस प्रकार के ट्रांजिशन नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा एन से पाई एंटी बॉन्डिंग और एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिमेट्री फॉरबिडन है, परंतु पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिमेट्री अलाउड है, सिमेट्री द्वारा हो सकते हैं। और सबसे आखिरी हमारी कंडीशन है कि एप्सिलॉन मैक्स 10,000 के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। यदि उससे कम है तब हमारी ट्रांजिशंस फॉरबिडन हो जाएंगे, नॉट अलाउड हो जाएंगे। तो क्या क्या कंडीशन है छात्रों? हमने क्या क्या देखा कि डेल्टा एस 0 होना चाहिए, यानी कि ट्रांजिशन संक्रमण सिंगलेट से सिंगलेट या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट तो हो सकते हैं, परंतु संक्रमण सिंगलेट से ट्रिपलेट नहीं हो सकते। हमने डेल्टा एल में क्या देखा? इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल तो जा सकते हैं, परंतु एस से डी ऑर्बिटल नहीं जा सकते। ये +1 या -1 होना चाहिए। सिमेट्री अलाउड कंडीशन में हमने क्या देखा? सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, तो सिमेट्री अलाउड है, परंतु एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग सिमेट्री अलाउड नहीं है। और सबसे आखिरी में हमने क्या देखा? एप्सिलॉन मैक्स जो 10,000 से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर, परंतु यदि एप्सिलॉन मैक्स 10,000 से कम आता है तो इस प्रकार के संक्रमण फॉरबिडन होते हैं, नॉट अलाउड होते हैं, वे नहीं हो सकते। चलिए अब देखते हैं आप एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ चेंज को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहला हमारा कारक है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। क्या होता है कॉन्जुगेशन? यदि हम डबल बॉन्ड अल्टरनेट पाया है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार के कंपाउंड में कॉन्जुगेशन पाया जाता है। इसके लिए मैंने 2 उदाहरण लिए हैं छात्रों। पहला है इथिलीन का और दूसरा है 1,3-ब्यूटाडाइन का। इन दोनों के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टडी करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि HOMO क्या होता है और LUMO क्या होता है। HOMO है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LUMO होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इथिलीन में हम देखते हैं कि हमारा पाई HOMO है और हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग LUMO है। HOMO का अर्थ होता है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वह कहलाते हैं LUMO। तो इसमें पाई HOMO है और पाई एंटी बॉन्डिंग LUMO है, परंतु हम देख रहे हैं इनके मध्य एनर्जी डिफरेंस बहुत अधिक है, और अगर एनर्जी डिफरेंस अधिक होता है तो लैम्डा मैक्स इनके क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आप देखिए लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी कम है। लैम्डा मैक्स 175 नैनोमीटर है और एप्सिलॉन मैक्स 15,000 है। वही हम चलते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन की तरफ, जहाँ क्या है? वहाँ है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पर लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स बढ़ गया है। चलिए देखते हैं इसका क्या कारण क्या है। इसमें 4 तरह के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। और इसका HOMO कौन सा है बच्चों? पाई 2 तो इसका HOMO है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है? उसके नेक्स्ट वाला पाई 3 एंटी बॉन्डिंग उसका LUMO है। और इनके मध्य एनर्जी डिफरेंस देखिए
बहुत कम है, और अगर एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो वेवलेंथ अधिक होती है। और देखिए इसकी वेवलेंथ कितनी है, 217 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन मैक्स इसका कितना अधिक है, 21,000। चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, कि स्टेरिक यानी उसके पास यदि अधिक ग्रुप हो जाएं, अधिक ग्रुप आ जाते हैं या कोई हैवी ग्रुप जुड़ जाता है, तब इसके लैम्डा मैक्स पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए मैंने उदाहरण लिया है बाइफिनाइल्स का। बाइफिनाइल में देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, तो लैम्डा मैक्स कितना अधिक है, 250 नैनोमीटर और 19,000। परंतु यदि हम इसमें एक ग्रुप जोड़ देते हैं, एक ग्रुप जोड़ने के कारण इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, इसके अंदर एक प्रकार ग्रुप हैवी ग्रुप जुड़ जाने के कारण क्राउडिंग हो गई, क्राउडिंग होने के कारण, भीड़ जमा होने के कारण इसका लैम्डा मैक्स घट गया और इसका एप्सिलॉन मैक्स भी घट गया। इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए समझने के लिए हमने दो ग्रुप लिए हैं छात्रों, एक बाइफिनाइल और उसी बाइफिनाइल में हमने एक ग्रुप जोड़ दिया है मिथाइल ग्रुप। तो क्या देख रहे हैं आप, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग हो गई है। क्राउडिंग होने के कारण आप देखिए इसका लैम्डा मैक्स घट गया है, यहाँ पर लैम्डा मैक्स 250 था और यहाँ लैम्डा मैक्स 237 नैनोमीटर तक पहुँच गया है। वही हाल एप्सिलॉन मैक्स का हुआ। एप्सिलॉन मैक्स भी देखिए छात्रों यहाँ कितना घट गया, 19,000 से 10,250 तक पहुँच चुका है। हमारा तीसरा कारक है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं दोनों ट्रांजिशंस पर। पहला हमारा ट्रांजिशन है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसके लिए मैंने इसका ये ग्राफ प्लॉट किया है। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पोलर सॉल्वेंट हमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं एक्साइटेड स्टेट के साथ। एक्साइटेड स्टेट के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के कारण आप लोग देखिए कि इसके एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। पहले देखिए एनर्जी डिफरेंस कितना अधिक है, परंतु उसके बाद एनर्जी डिफरेंस घट गया। एनर्जी डिफरेंस घटने का अर्थ क्या है कि हमारा क्या बढ़ गया, लैम्डा मैक्स बढ़ गया, यानी कि वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, रेड वेवलेंथ की तरफ वह शिफ्ट हो गया। उसी के रिवर्स हम देखते हैं एन से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में। यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर सॉल्वेंट यूज करने के कारण आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं किसके साथ, ग्राउंड स्टेट के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड ग्राउंड स्टेट के साथ बनने के कारण इसका एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, और एनर्जी डिफरेंस बढ़ने का मतलब है लैम्डा मैक्स घट जाता है। लैम्डा मैक्स घट जाएगा यानी कौन सी शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यह शिफ्ट हो जाएगा ब्लू शिफ्ट की ओर। यानी हम क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग जा रहे हैं रेड शिफ्ट की ओर, परंतु एन से पाई एंटी बॉन्डिंग जा रहे हैं ब्लू शिफ्ट की ओर। हमारा सबसे आखिरी कारक है इफेक्ट ऑफ पीएच। चलिए देखते हैं पीएच का इस पे क्या असर पड़ता है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है फिनॉल। फिनॉल को जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण क्या बढ़ जाता है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब रेजोनेंस के कारण कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा, इसका क्या अर्थ है कि वो कौन सी वेवलेंथ की तरफ चले जाएंगे, यह चले जाएंगे लॉन्गर वेवलेंथ यानी रेड शिफ्ट की ओर। वही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं एनिलीन का। एनिलीन जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एनिलियम आयन बन जाता है, परंतु यहाँ पर कॉन्जुगेशन घट रहा है, और कॉन्जुगेशन घटने के कारण ये कहाँ पहुंच जा रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर। शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी है हमारी, ब्लू वेवलेंथ की ओर यह पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। यह दो प्रकार से स्टडी किए जाते हैं, गुणात्मक विश्लेषण एवं मात्रात्मक विश्लेषण।
गुणात्मक विश्लेषण में हम सबसे पहले देखते हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप जानते हो सभी फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग लैम्डा मैक्स होते हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आसानी से किसी भी कंपाउंड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियों का पता लगाना। अशुद्धियों का पता लगाने के लिए आपको मैं एक उदाहरण दूंगी। बेंजीन, बेंजीन का लैम्डा मैक्स बहुत कम होता है, परंतु यदि इसके अंदर इथेनॉल की इम्प्यूरिटीज पाई जाती है तो हम देखते हैं कि इसका लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। उसके बाद है स्टडी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का अध्ययन भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं, जैसे कि बेंजीन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर शो करता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट कंपाउंड के अंतर भी हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। आप जानते हो यदि किसी कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन होता है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है उसका लैम्डा मैक्स कम रहता है कॉन्जुगेशन वाले के कंपैरिजन में। तो हम किसी भी कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेशन है और जिसमें नहीं है उनका आसानी से पता लगा सकते हैं। स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनका अध्ययन भी हम आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं? वह होते हैं सिस और ट्रांस। ट्रांस आइसोमर हमें लॉन्गर वेवलेंथ देता है, बल्कि सिस आइसोमर हमें शॉर्टर वेवलेंथ देता है। क्यों देता है सिस आइसोमर? क्योंकि इसके अंदर भी हमें स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाता है। सबसे लास्ट है हमारा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म को भी हम इसमें आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण हम कैसे करेंगे छात्रों? लैम्बर्ट बेयर लॉ की मदद से हम किसी भी कंपाउंड का एप्सिलॉन मैक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर से आ गया है क्विज टाइम। मेरा पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो लॉन्गर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन सा यौगिक यूवी अवशोषण की लंबी तरंग दैर्ध्य दिखाएगा? बताइए छात्रों क्या उत्तर होगा। यह थोड़ा सा क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बताइए, जिनने मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुना वो आसानी से बता देंगे। जी हाँ, इसका उत्तर है एंथ्रासिन। क्यों है एंथ्रासिन? कॉन्जुगेशन को ध्यान करो। इथिलीन में बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाएगा, परंतु 1,3-ब्यूटाडाइन में थोड़ा पाया जाएगा। नेप्थलीन में थोड़ा अधिक कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, परंतु सबसे अधिक कॉन्जुगेशन हमें किस में पाया जाएगा? एंथ्रासिन में। सबसे अधिक कॉन्जुगेशन एंथ्रासिन में पाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृश्यमान विकिरण स्रोत के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज विजिबल रेडिएशन सोर्स। कौन सा दृश्य का सोर्स है बताइए? टंगस्टन लैंप, क्या हाइड्रोजन लैंप, की ड्यूटेरियम लैंप, या इनमें से कोई भी नहीं? बताओ छात्रों, ये तो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जी हाँ छात्रों, बिल्कुल सही। टंगस्टन फिलामेंट लैंप हमें विजिबल रेडिएशन देती है। याद करो जब हमने सोर्स पढ़े थे, हाइड्रोजन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप हमें अल्ट्रावायलेट सोर्स की लाइट देती हैं, परंतु टंगस्टन फिलामेंट लैंप हमें विजिबल सोर्स की लाइट प्रदान करती है।
मेरा तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन? इनमें से कौन से ट्रांजिशंस अलाउड नहीं हैं, निषिद्ध हैं, नहीं हो सकते? कौन से हैं? सिंगलेट ट्रिपलेट कि ट्रिपलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट सिंगलेट कि इनमें से कोई भी नहीं? बताइए भाई, ये तो थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से होते हैं? थोड़ा सा हिंट कर दूं? डेल्टा एस बराबर 0, अब तो याद आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, सिंगलेट से ट्रिपलेट। कैसे? चलो देखते हैं। डेल्टा एस बराबर 0, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में एस माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 है, यहाँ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो कौन से नहीं हो सकते? कौन से ट्रांजिशन, कौन से संक्रमण नहीं हो सकते, नॉट अलाउड है? वह ट्रांजिशंस हैं सिंगलेट से ट्रिपलेट। यह कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। PS कलसी की बुक है जो आसानी से आपको आपकी लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी एक बुक है, और अगर आप चाहें तो नेप्टेल ऑनलाइन कोर्सेज के लेक्चर नंबर 12 भी देख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह मॉड्यूल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।